मेरे काउंसलर थे, मैंने उनको बोला, उनके पापा का हमने टेस्ट किया। मैंने बोला उनको कि जो लिसनर्स होते हैं ना, ये जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। आपको ऐसा महसूस होएगा ऐसे बच्चों के बारे में कि ये बहुत लापरवाह हैं, इनका सामान मैसी पड़ा हुआ है, कोई जिधर जहाँ पड़ गया तो पड़ गया, मतलब 3 दिन तक वहीं पे मोजा पड़ा है तो वहीं पड़ा रहेगा, आके जहाँ निकाल दिए जूते वहीं निकल जाएंगे, जहाँ सामान कभी रैक में ठीक नहीं जचेगा, इनकी स्टडी टेबल ऐसे बिखरी पड़ी मिलेगी, इनका कमरा मतलब पता ही नहीं कहाँ क्या पड़ा हुआ है, लाइक आपको ऐसे मिलेगा। तो मैंने कहा ये जिम्मेदार नहीं होते और ये थोड़े से पंक्चुअल भी नहीं होते। इनको पंक्चुअलिटी की तो इनकी ये हालत होती है कि अगर 5 बजे बस आनी या मतलब 7 बजे बस आनी है तो इनको 7 बजे तैयार होना शुरू होना होता है। मतलब ये इनको मतलब इनको 2-5 मिनट लेट होना ही होना है पक्का, इनकी लाइफ का उसूल होता है। इनके फॉर्म भी एक मतलब आखिरी टाइम पे भरे जाते हैं, मतलब 1 महीने का टाइम मिल गया, 15 तारीख लास्ट डेट है तो 14 को ओ कल तो लास्ट डेट है। ऐसा होमवर्क भी अगर दिया है स्कूल में, हॉलीडे होमवर्क मिला है तो 30 दिन, अभी तो 30 दिन पड़े हैं, अभी तो 25 दिन पड़े, अभी तो 20 दिन, मम्मा कल जाना है लास्ट डे। 3 दिन की छुट्टी में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस दिन स्कूल जाना उससे पहली रात पापा को बोलो, पापा कल मैम डांटेगी, कलर नहीं लेके आए, लाइक दैट। इट्स अ कॉमन डायलॉग फॉर देम। ये अपने आप से जिम्मेदार नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, लाइफ में नहीं होंगे, क्योंकि ये बेसिक नेचर है। 2 तरीके हैं इनको जिम्मेदार करने के। एक तो देसी तरीका है जो गांव में होता है, जो इस तरह का बिल्कुल लापरवाह बालक होता है, क्या करते हैं, इसका ब्याह कर दो मतलब इट्स ए कॉमन डायलॉग कि इसका ब्याह कर दो, और लिटरली ब्याह के बाद वो सुधर जाता है, लेकिन ब्याह के बाद उसको अलग करना पड़ता है। ये ब्याह कर दो और न्यारा कर दो, इसको ऐसे बोलते हैं, परिवार को अलग करना पड़ता है। क्यों? जब तक घर के अंदर या कहीं पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाला इंसान है, तब तक ये लोग जिम्मेदार नहीं होते। जब तक मम्मा इनको करके दे रही है तब तक ये जिम्मेदार नहीं होंगे। जब तक इनको खुद इन्वॉल्व नहीं करोगे, जब तक इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे कि ये तुम्हारा काम है, तब तक ये जिम्मेदार नहीं होंगे और कभी नहीं होंगे। ना कनेक्ट होंगे आपसे। 8वीं 9वीं क्लास में जाके चिड़चिड़े से होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। उसके बाद वो मतलब सुनते रहेंगे, ऐसे करके खड़े रहेंगे, ऐसे करके चेहरा बनाते रहेंगे और सारा दिन लेक्चर ही पालते रहते, ऐसे करके निकल जाएंगे, लाइक दैट। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब मैंने उसको बोला, जब मैं बता रहा था, मेरे काउंसलर थी, मैंने उनके पेरेंट के बारे में बोला, कि मैंने उसके पापा के बारे में बोला। उसके पापा एक बैंक में बहुत बड़े ऑफिसर थे। ऐसे लोग जिम्मेदार नहीं होते, मतलब वो डायलॉग होता है हमारा जो इवन जो ट्रेनिंग में हो रहा है, तो कहते हैं नहीं सर कैसे करो, मेरे पापा जितना पंक्चुअल इंसान मैंने नहीं देखा, मेरे पापा जितना रिस्पॉन्सिबल इंसान मैंने नहीं देखा जिंदगी में, एंड ही इज जस्ट अप टू डेट, टोटली अप टू डेट पर्सन। ये तो ऐसे नहीं होते। मैंने कहा फिर इसके 2 ही कारण हैं, या तो आपके दादा जो थे वो आर्मी में होंगे, बिल्कुल मिनट टू मिनट जीना सिखाया है, या फिर उनको घर से निकाल दिया होगा बचपन में, या फिर आपके दादा एक्सपायर हो गए होंगे। कहते हैं हाँ मेरे पापा 13 साल के थे जब मेरे दादा एक्सपायर हुए और सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पे आ गई। He became responsible। यही लिसनर बच्चा जिसको आप इतना अनमैनेज्ड और मतलब कहते हैं लेस रिस्पॉन्सिबल और बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिबल मानते हो, यही बच्चा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जिस दिन आप बीमार हो जाते हो। जिस दिन कमांड इसके हाथ में आती है, उस दिन वो सारे काम अप टू डेट करेगा, बिल्कुल टाइम पर करेगा। छोटे भाई को तैयार भी करना है तो वो तो भी, छोटी बहन भाई को करना है, सब काम एकदम अप टू डेट होंगे, क्योंकि तब उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाला कोई नहीं है। सो बहुत आसान सा है, हमें पेरेंट को इतना ही सिखाना है कि हम कोई गेम खेल सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन ये तैयार करेगा सारे काम, हफ्ते में 1 दिन ये काम करेगा, हफ्ते में 1 दिन मैं करूंगी, हफ्ते में 1 दिन पापा करेंगे, 1 दिन ये करेगा, बात खत्म, विल बिकम रिस्पॉन्सिबल। कितना मुश्किल है। टीचर को इतना करना है कि उसके साथ कनेक्ट होने के लिए क्लासरूम में इस तरह से बात करनी है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। और जब इंसान को इंसान समझने आ जाएगा, जब गांव के उस
गरीब से गरीब इंसान जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, जब उसको भी ये बातें समझ में आ जाएंगी तो उसे पता लगेगा कि तुम्हारे बच्चे में भी अनलिमिटेड कैपेसिटी छुपी हुई है। ये जो गधे बिठा रखे हैं चौधरी बना करके, इनमें अक्ल नहीं है तुम्हारे बच्चे को बच्चा समझने की, इंसान को इंसान समझने की। इसलिए ऐसे लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम जिसको सेलेक्ट करके भेजते हो विधानसभा और लोकसभा में, वो लोग इन बातों को समझने वाले होने चाहिए कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है। तो आपके हर बच्चे के लिए रास्ता बनेगा, आपके हर बच्चे के लिए रास्ता निकल के आएगा। कंपटीशन की दौड़ खत्म हो जाएगी, डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। वी हैव अ प्लान कि कैसे खत्म होगा, कैसे गांव के 400 बच्चा बेरोजगार, 400 के 400 को रोजगार मिल सकता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल, बहुत ईजी है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए ना। आपके स्कूल के अगर सारे बच्चों के पास टैलेंट, आपको पता हो किस बच्चे के पास क्या टैलेंट है, आपने दो ही तो काम करने हैं सिर्फ। उनको उस टैलेंट की ट्रेनिंग देनी है और 12वीं के बाद उनके एम्प्लॉयमेंट का जुगाड़ करना है उसी से। अभी आपके पास एक टीचर है जो म्यूजिक सिखाते हैं मेरे ख्याल स्कूल में, एक ही है, दो हैं? एक है, क्योंकि आपके पास म्यूजिक सीखने वाले बच्चे थोड़े हैं। अगर आपको पूरे स्कूल का ये पता लग जाए कि मेरे स्कूल के अंदर इतने बच्चे वोकल के हैं, इतने बच्चे इंस्ट्रूमेंटल के हैं, और कौन सा बच्चा कौन से इंस्ट्रूमेंट को पसंद करता है, तो आपके स्कूल में 5-6 म्यूजिक टीचर्स को नौकरी मिल जाएगी। और ऐसे ही इतने हर स्कूल में 5-6 करके मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो माँ बाप के अंदर एक फेथ जाएगा नहीं कि म्यूजिक सीखने से नौकरी मिल सकती है। बिकॉज जब मैथ सीखने से मिल रही है, जब साइंस, हिंदी, सामाजिक सब कुछ करने से मिल रही है, तो म्यूजिक से भी मिल जाएगी। ऐसे ही आर्ट, स्कल्पचर, कितनी सारी आर्ट्स हैं। हमें सिर्फ उस बच्चे का टैलेंट ही तो पता होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं चाहिए उसके अलावा। और ऐसे ही हम पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को इस लेवल पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेड बैक का। मैंने प्रॉब्लम बताया, वो मैंने बता दिया कि ये बैठे रहते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहेंगे जब तक आप कहोगे नहीं। अगर आप ताने की फॉर्म में कहोगे, इनको कमेंट की फॉर्म में कहोगे तो नहीं समझ आएगा। अगर आप इनको इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में कहोगे तो समझ आएगा। जैसे बेटा हमें सुबह 6 बजे उठना चाहिए, बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह फ्रेश होता है माइंड, ऐसे करके बात बोलेगा ना माँ बाप शाम को, सुबह उस बच्चे का उठने का मन नहीं करेगा। रिंकू सुबह 6 बजे उठना है और घूमने चलेंगे। ठीक है पापा। उसके बाद वो 6 बजे उठ जाएगा। अगर आप घुमाने नहीं लेकर गए तो अगले दिन नहीं उठेगा। जब आपने उसको कहा था कि मुझे चौथे चैप्टर के 4 सवाल करके 15 मिनट में दिखा, अगर वो 15 मिनट में ले आएगा पहली बार जब आप उसको कहोगे। लेकिन अगर आपकी कोई दोस्त आ गई है, आपके घर में गेस्ट आ गए हैं और आपको चाय बनानी है और आपको रोटी बनानी है और आप कह दो चल आगे कर ले, उसके बाद नहीं चेक कराएगा वो कभी भी। तो इट इज आवर फॉल्ट, हमें नहीं समझ आ रहा। ये उसका थॉट प्रोसेस है, वैसे ही चलेगा, आप नहीं बदल सकते। तो आपको अपने डायलॉग बदलना पड़ेगा। आपने 15 मिनट बोला है, 15 मिनट एग्जैक्ट उसको 15 मिनट का बेशक आपको रिमाइंडर भरना पड़े। 15 मिनट में जैसे ही मोबाइल बजे, हाँ कितना हो गया, 15 मिनट हो गए, आप 4 बार ऐसे 15-15 मिनट का याद दिलाओगे, अगली बार 15 मिनट क्लिक करती रहेंगे दिमाग में उसके और कंटिन्यू काम करता रहेगा। उसको 4 सवाल इकट्ठे करने में बिल्कुल आनंद नहीं आता, लेकिन एक एक करके 4 सवाल कर सकता है वो बड़े प्यार से। एक करवाओ सुन लो, एक करवाओ सुन लो। अब क्योंकि हमारा टाइम कंज्यूम होता है तो इसलिए हम करते कर लेना आगे। एक हो गया मम्मा, सुनने की बजाय कहते अगला कर ले, सुनने की बजाय अगला कर ले। बिजी रखने के लिए बोलते चल अब मैथ कर ले, चल अब साइंस कर ले, एंड देन दे लूज इंटरेस्ट आपकी बातों में भी, आपकी कमिटमेंट में भी और सब्जेक्ट में भी। दिस हैपन्स विद द लिसनर पर्सनालिटीज। क्योंकि मैक्सिमम है इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए ज्यादा एम्फेसिस इस पर्सनालिटी के ऊपर है, और हमें समझना इन्हीं को बहुत ज्यादा है। कन्फ्रंटेशन से भी अवॉइड करते हैं, मतलब अगर किसी के साथ झगड़ा हो रहा है तो उसको भी अवॉइड, छोड़ना यार, लड़ाई किसी और की बज रही है, डर हमें लगा रहता है, मतलब इनको लगा रहता है लिसनर्स को कि कहीं ये झगड़ा हमारे घर में ना हो जाए। बहुत कम कैपेसिटी होती है इनकी, रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब अगर बिजनेस प्लान कोई लेके आ जाएगा तो ये सोचेंगे अच्छा कितने कमा लेंगे, कितने दिन में कितना हो जाएगा, नहीं हुआ तो छोड़ो। इवन
अगर लिसनर वाइफ है और उसको कोई प्लान बताओ, नहीं नहीं छोड़ो रहने दो, पहली लाइन ये होगी। या कोई दूसरा लिसनर को बताओगे, नहीं नहीं रहने दो ना, मतलब नेगेटिविटी नहीं कहेंगे हम इसे, बस हाँ बहुत लेट निकलता है कहने का मतलब ये। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक बहुत कॉमन डायलॉग लिसनर लेडीज का होता है, या लिसनर लोगों का, मतलब लेडीज का ज्यादा होता है ये, इसलिए लेडीज बोला मैंने। वैसे सबका होता है कि लोग क्या कहेंगे। अपनी परवरिश में सभी का नहीं, 85% का ही होता है, 80% का ही है। आप मतलब इस रेंज से बाहर नहीं जाएंगे, लिसनर्स ही होगा वही कहेगा, बाकी लोग 2 बार कह के लाइफ में बंद कर देंगे। ये लोग कंटिन्यू रखेंगे लाइफ टाइम लोग क्या कहेंगे वाले डायलॉग को। तो इनको सिर्फ इतना बताना है कि आपकी ये नेचुरल प्रॉब्लम है, ये कहना, ये सोचना आ रहा है, बट आपको अगर ये समझ में आ जाए कि दिस इज नॉट द एंड लाइन, दिस इज नॉट द फाइनल लाइन, तो फिर इस पे काबू पाया जा सकता है। सपोर्टिव बहुत होते हैं, कितनी ही आप देखेंगे कोई भी आ जाए घर में, उन मतलब अपना काम छोड़ के, मतलब वो काम कर पड़ रहा है और फ्रेंड ने कुछ पूछ लिया तो उसको बताने बैठ जाएंगे, अपना अगला कल का पेपर होएगा छोड़ देंगे। दोस्त आ गया कि चल घूमने चले, मूवी देखने चले, तो अगले दिन का पेपर वहीं छोड़ देंगे तैयारी को, घूमने चलेंगे भाई, क्योंकि दोस्त नाराज नहीं हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडेबल। अब इसका भी इस्तेमाल माँ बाप गलत तरीके से करते हैं। इतने डिपेंडेबल होते हैं ये बच्चे कि अगर अपनी जबान से इन्होंने कह दिया कि मम्मा मैं उधर नहीं जाऊंगा, या पापा मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ये नहीं करेंगे, ये कन्फर्म है। इस चक्कर में माँ बाप क्या करते हैं, जब ये देख लेते हैं कि ये बच्चा अपने आप कहने के बाद उस काम को नहीं करता, फिर आगे से प्रॉमिस लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा प्रॉमिस कर नहीं जाएगा। जब आप जबरदस्ती प्रॉमिस लेंगे वो काम नहीं करेगा, जब ये कह देंगे अपने आप से तो पक्का। एबल, विलिंग, मतलब आप इनको काम के लिए तैयार कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए, बशर्ते कि ये किसी इंसान, किसी विचारधारा, किसी पंथ को फॉलो नहीं करते हो। अगर बंदा आर्य समाज को फॉलो करता है तो आर्य समाज के खिलाफ नहीं सुन सकता। अगर पिताजी को फॉलो कर रहा है तो पिताजी के खिलाफ नहीं सुन सकता। हाँ, मतलब ये जिस आदमी को फॉलो करता है ये उसके खिलाफ नहीं सुन सकता, बाकी हर चीज पे इसको कन्विंस किया जा सकता है। सिर्फ एक ही चीज पे कन्विंस नहीं किया जा सकता जहां इसके इमोशनल पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। अगर इसके माँ बाप ने बचपन से एक चीज सिखा दी कि सिगरेट नहीं पीनी, तो फिर बाकी सारे नशे कर लेगा, बस सिगरेट नहीं पिएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे अंदर चला गया दिमाग में। दूसरी बात, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हम आवाज लगाया करते थे कि अनिल 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 लगाते रहते थे, उसको सुनता नहीं था। हम बैठे होते, मैं और मेरा एक दोस्त है शिव, हम बैठे थे, तो अनिल को आवाज लगाते, अनिल को सुनता नहीं था। तो फिर मैं कहता, मैं देखे सुनाऊं इसको, करे सुना, मैं यार ये सचिन है ना रामजादा, मैं 0 पे आउट, सचिन के बारे में कुछ नहीं कह देगा मेरे को गाली दे ले बेशक, किसी को सचिन के बारे में नहीं सुनूंगा एकदम उठ के आता था, मतलब उसको अनिल नाम नहीं सुनाई देता पर सचिन सुन जाता था सबसे पहले, बिकॉज ही वाज फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो बेसिकली उस जिस आदमी को ये फॉलो करते हैं उसके खिलाफ हल्का सा बोल दो, वहां आग लग जाएगी। बाकी जगह सब ठीक है, बाकी टैक्स ज्यादा लगाओ वो भी ठीक है, रोड भी ठीक नहीं है वो भी ठीक है, रोजगार नहीं है वो भी ठीक है, आपको एजुकेशन ठीक नहीं है वो भी ठीक है, बिजली में भी बिल बढ़े जा रहे हैं वो भी ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस उसको नहीं गलत कह दोगे मेरे वाले बंदे को जिसको मैं पसंद करता हूं। मतलब इस लेवल पे हमें इन लिसनर पर्सनालिटीज को ट्रेंड करना पड़ेगा, इस लेवल पे हमको इनको बताना पड़ेगा। आपको समझ आया, क्लियर हुआ? बाकी कुछ और लिसनर्स के बारे में होगा तो हम बीच बीच में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ दिमाग में एक बारी में पता नहीं फ्लो ऐसे होता है। आप सारी की सारी पर्सनालिटीज़ को जब आप देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि, या आपको महसूस होगा कि ये सारी की सारी क्वालिटीज़ तो मेरे अंदर है।
जो जो उसमें से अच्छी अच्छी निकलेंगी ना, वो अपनी अपनी लगने लग जाएंगी कि ये मैं हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। जो अच्छा आप जो जिसको आपने अच्छा डिक्लेयर किया हुआ है, जो आपने पैरामीटर बनाया हुआ अच्छे का, तो वो आपको अपनी लगने लग जाएंगी। तो चारों पर्सनालिटीज़ के बाद में तो उसके दो कारण होंगे मेन। पहला रीज़न ये होगा कि ड्यूल पर्सनालिटी अगर कोई है तो वो कई बार एक पर्सनालिटी की तरह बिहेव करता है, कई बार दूसरी पर्सनालिटी की तरह बिहेव करता है। दूसरा उसका कारण ये है कि हर एक पर्सनालिटी के कुछ ना कुछ जो एक तरह से आप कह लो साइंस जो हैं या बिहेवियर के इश्यूज जो हैं, जब जो बिहेवियर के पैरामीटर्स हैं, वो आप में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम सीखते रहते हैं सोसाइटी से, तो हम बिहेवियर को सीखते हैं। जब भी आप सिर्फ उसके एक्शन को या बिहेवियर को देखोगे तो वो आपको सारे नजर आएंगे, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, जब अंदर बात आएगी कि थॉट प्रोसेस कैसा है, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कन्फ्यूजन अगर रह रही है, और क्योंकि लिसनर पर्सनालिटी को कोई भी चीज़ बहुत देर से समझ में आती है, मैं आपको ये हम लिसनर को अभी कर रहे थे ना, तो उसको बहुत देर से समझ आती है। उसको जो टीचर ने आज समझाया है कल को फिर बताना पड़ेगा, फिर वो सवाल पूछेगा, फिर बताना पड़ेगा। अगर वो सवाल ना पूछे आपसे तो समझ लो उसने कुछ नहीं सीखा। ये बहुत क्लियर है, यानी कि सवाल आ रहे हैं तो सीख रहा है, और सवाल नहीं आ रहे तो नहीं सीख रहा है। तो ये टीचर को अगर पता हो कि ये मेरे पास ये जो 2 लाइनें हैं ये लिसनर्स की हैं और यहाँ से सवाल नहीं आ रहे हैं, या तो उसका सवाल ये पूछ ले, या फिर हमने क्या किया, हमने ओवर द टाइम हमने टीचिंग प्रोसेस को ऐसा बना दिया कि बच्चा टीचर के बताए हुए पे सवाल नहीं उठा सकता। हमारा टीचर तो वो है जिसने टीचर ट्रेनिंग करी थी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले। नॉलेज वो पढ़ा है उसके पास जो आज से 10 साल पहले था। पढ़ने की आदत हमारे टीचर्स को है नहीं, अप टू डेट वो है नहीं। गूगल सबके पास अवेलेबल है, 2 इन्फॉर्मेशन भी आपने गलत दे दी, या आपसे बढ़िया पढ़ाने वाला उनको अपने पड़ोस में मिल गया, तो आप तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दोगे। एज ए टीचर आप अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे खो दोगे? जैसे ही आपसे बेहतर उसको उनको कोई मिला, आपकी क्रेडिबिलिटी गई। तो आपको वो मेंटेन अगर करनी है, अगर वो रिस्पेक्ट बना के रखनी है, अगर वो आपका अपनी क्रेडिबिलिटी को रखना है, तो आपको अप टू डेट भी रहना पड़ेगा, आपको उनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, आपको वो सवालात भी मांगने पड़ेंगे उनसे कि सवाल पूछिए आप जितना पूछ सकते हैं। और कुछ चीज़ें लिसनर्स के बारे में रह गई जो जैसे मैंने बताया था कि आगे जब आएंगी तो मैं फिर ऐड कर दूंगा। एक ये जैसे मैम से बात कर रहा था ना, आपने जब बोला कि आपकी टीम तो बहुत लंबी होगी, इस तरह से आप तो इतना घूमते हैं और इतना लोगों से इतने साल हो गए मुझे लगे हुए। इनफैक्ट क्या हुआ था कि मैं उससे पहले एक बिजनेसमैन की तरह बिहेव करता था 2015 से पहले। 2015 में जब बहुत सारे पैसे मेरे घर में आ गए और जब मैंने देखा कि जब मेरे दिमाग में क्लिक किया कि इसका मतलब सबसे बढ़िया टीचर जो है वो सिर्फ पैसे वालों का ही हो जाएगा इस तरह से, तो एजुकेशन सिर्फ महंगे जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं के लिए अच्छी एजुकेशन हो जाएगी। तब मैंने सोचना शुरू किया, क्योंकि मेरा बेटा इसी सोसाइटी में पलना है, इसी सोसाइटी में उसको रहना है, और मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाने की तरफ चल रहा हूँ जहाँ अच्छी एजुकेशन अफोर्डेबल सिर्फ पैसे वालों के लिए है। तो वो मुझे लगा कि मैं गलत उसको सोसाइटी दे रहा हूँ अपने बच्चे को, एंड देन आई मूव टू दी विलेज। मैं कंट्री साइड फिर मूव कर गया, और अब मैंने अपना टारगेट बनाया कि मैं अब गांव में जाऊंगा। अब मैंने इवन मेरे असंध के पास में गांव है गंगा टेढ़ी, हमने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि हम पूरी एजुकेशन को, खास तौर पे स्पेशली गांव की एजुकेशन को, सरकारी स्कूल की एजुकेशन को हम सेल्फ सस्टेन्ड एजुकेशन बनाने की ओर हम काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम वहाँ से वो बच्चे निकालें जिनको मालूम हो कि वो किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, और फिर सोसाइटी का ये ड्यूटी बनती है, सोसाइटी की ये ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी परिस्थितियाँ अवेलेबल कराए उन बच्चों को कि वो अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना सके। अब गांव का आदमी इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो देन वो फिर मैंने उसको अपने तरीके से ही सोचा कि क्यों ना हम इसको गांव की मदद से, लोगों की मदद से हम इसको मूव करके देखते हैं। बट मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे हमें सबको ऐसी ही सोसाइटी की ज़रूरत पड़ेगी जो हर किसी की अकोमोडेशन हो, जो सिर्फ हमारे वाले की या सिर्फ अमीर का ही ना हो, वो जो जगह है हम सबके लिए हो। तो फिर क्या होता है कि जैसे गरीब से गरीब अगर आखिरी जो तबका है, अगर उसको भी इतनी इंश्योरिटी हो, तो 3 चीज़ों की इंश्योरिटी हो जाए उसको। पहली
कि उसके बच्चे की पढ़ाई जो है वो सबसे अच्छी हो रही है। ये ना हो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें और एमडीयू की बात करें तो हमें लगे कि यार एमडीयू से बढ़िया दिल्ली यूनिवर्सिटी है। क्यों? क्या हम ऐसी नहीं बना सकते सोसाइटी कि जिसमें एजुकेशन, चाहे मेरे गांव का स्कूल प्राइवेट हो, सरकारी हो, जैसा मर्जी हो, बराबर एजुकेशन हो। फिर वो माँ बाप की मर्जी है कि वो कहाँ करवाना चाहता है। हमने क्या किया कि अच्छी एजुकेशन का जो लेबल लगा दिया वो प्राइवेट स्कूल पे लगा दिया। प्राइवेट स्कूल में भी इतना कंपटीशन है कि अच्छी एजुकेशन महंगे स्कूल के साथ कंपेयर कर दिया कि जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ड्रेस, टीचर्स का बोलने का तरीका, उनका ड्रेसअप, वो सब चीज़ों को हमने एक वो बना दिया, एक तरह से ब्रांड बना दिया या एक उसको सिंबल बना लिया। तो ये मुझे लगता है गलत हो गया। मेरे को ये लगता है कि चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो, दिल्ली का हो या मेरे गांव का हो, हर स्कूल की एजुकेशन बराबर होनी चाहिए। उस एजुकेशन का अब माँ बाप की जिम्मेदारी है या अब उसके ऊपर है कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए या कि प्राइवेट में पढ़ाए। वो मजबूरी ना हो उसको प्राइवेट में पढ़ाना या मजबूरी ना हो सरकारी में पढ़ाना। आज दोनों की मजबूरी है। प्राइवेट में पढ़ाना भी मजबूरी है और सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी मजबूरी है। सरकारी स्कूल में इसलिए क्योंकि वो पे नहीं कर सकता बड़ी हाई फीस, प्राइवेट में भी वो उस स्कूल में ही पढ़ा पा रहा है जहां के लिए अफोर्ड कर पा रहा है। तो एजुकेशन के साथ अफोर्डेबल या अफोर्डिंग वर्ड नहीं होना चाहिए। तो एक तो आखिरी तबके को वैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, दूसरा उसकी हेल्थ के लिए उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आज एक आदमी को, अब आप लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज की रहती है कि अगर कभी बीमार हो गए तो, अगर घर में किसी की टांग टूट गई तो, अगर किसी को कैंसर हो गया तो इतने पैसे लगेंगे, वो कहां से आएंगे। तो आपको बहुत सारे माँ बाप से या उनके हस्बैंड्स जो हैं वो इकट्ठा करते मिलेंगे, जोड़ते मिलेंगे इमरजेंसी के लिए। और मेरे ख्याल से मेडिकल से ज्यादा इमरजेंसी और कोई नहीं होती। 3 इमरजेंसी हैं, या तो दुकान खोल के देनी है बड़ा होकर के, या नौकरी के लिए पैसे देने हैं, या फिर बीमारी में पैसे लगाने हैं। 3 ही जगह मोटे पैसे लगते हैं। बाकी जगह तो अफोर्ड करता है तो ही लगाता है ना भाई। कार खरीदनी है 2 लाख वाली खरीदने के 20 लाख वाली, वो तो उसके ऊपर है ना कि कमाई के ऊपर है, रेगुलर कमाई के ऊपर। लेकिन ये 3 जगह ऐसी है जहां आपकी रेगुलर कमाई नहीं काम आती। यहां आपको देखना है कि आपको अपने बच्चे को देना क्या है। आपने उसको रोजगार देना है तो आप लगे रहते हो उसको रोजगार देने के लिए। आपको हेल्थ देनी है, आप लगे रहते हो उसको हेल्थ अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, उसको एजुकेशन देने के लिए। हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार, ये 3 काम माँ बाप के नहीं होते, ये तीनों काम सोसाइटी के होते हैं कि मेरे बच्चे के लिए आप करो और आपके बच्चे के लिए हम करेंगे। आपके लिए एक आदमी जूता बना रहा है, एक आदमी कपड़ा बना रहा है, एक आदमी चश्मा बना रहा है, एक आदमी आपके बालों का काम कर रहा है, कपड़ों का काम कर रहा है। इस तरह से आपका हर काम कोई दूसरा आदमी तो कर रहा है, एजुकेशन भी दूसरा आदमी कर रहा है। तो इसलिए क्या कि आप जो कर सकते हो सबसे बेस्ट आप वो कीजिए सोसाइटी के लिए, और जो वो बंदा करता है सबसे बेस्ट वो करेगा सोसाइटी के लिए। जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं मैं करता हूं सोसाइटी के लिए। तो सबको सोसाइटी के लिए ही करना होता है बेसिकली, क्योंकि हमने रहना वहीं पर होता है। अपने लिए करते रहेंगे तो सबके सब अपने लिए करते रहेंगे तो सबके लिए महंगी चीजें हो जाएंगी। कि अगर शहर के अंदर, अगर मान लीजिए इस शहर में जितने रूट हैं उन रूट पे जाने के लिए कम्युनिटी व्हीकल हो, सबका साझा व्हीकल, जो सरकारी बस जिसको हम कहते हैं, बैठने लायक हो, साफ सुथरी हो और टाइम फिक्स हो, और उसमें काम करने वाला एम्प्लॉय आपसे इज्जत से बात करता हो। इसके अलावा आपको चाहिए कुछ? क्यों लेंगे हम अपनी कार? अगर हमें यह पता हो यहां से यहां तक 24 घंटे सर्विस अवेलेबल है, हर 15 मिनट में सर्विस अवेलेबल है, तो हम क्यों लेंगे अपनी कार? हम अपने टाइमिंग को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अपनी नौकरी के, सबकी नौकरियां फिर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। आज आप सब अपनी अपनी स्कूटी, एक्टिवा, कार लेके आते हैं, माँ बाप जब छोड़ने आते हैं तो पूरी सड़क बंद हो जाती होगी, कन्फर्म है मुझे, ये वाला जाम लग जाता होगा इस पूरी सड़क पे, क्योंकि सब अपनी अपनी व्हीकल लेके आते हैं। क्यों लेके आना पड़ता है उनको? बिकॉज बहुत ही शातिराना तरीके से आपको जीडीपी इंप्रूव करने का हिस्सा बनाया जाता है। अगर साझा होगा तो पैसा कम सर्कुलेट करेगा, तो जीडीपी का हिस्सा कम बनोगे। तो जो फर्जी आंकड़े हैं उनके चक्कर में इंसान के साथ खिलवाड़ कर लिया जाता है। पोल्यूशन, धुआं खा रहे हैं बच्चे सुबह सुबह स्कूल आते ही। सबसे पहले आप लोगों को आवाज नहीं उठानी आती, क्योंकि 85% लिसनर हैं, उनके जब तक गले तक नहीं फंस जाएगा तब तक वो सोचते नहीं है कि जीना है हमारे को। तो उनको जगाना आपका काम है।
कि भाई ये गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आप सिर्फ जिक्र करना शुरू कर दो, इन नेताओं की नींद हराम हो जाएगी। आने वाले टाइम में आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र देख लेना, मेरे खिलाफ बदनामी देख लेना, मेरे खिलाफ आप क्या क्या देखोगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये इनके सारा सिस्टम हिला रहा हूं मैं जहां जहां जा रहा हूं लोग बाग साथ आ रहे हैं, जहां जहां जा रहा हूं लोग ये कह रहे हैं कि बात सही कह रहा है, हमें बात करनी पड़ेगी। जब बात करना शुरू करते हैं तो इनको समझ आता है करेंगे कैसे, अब एजुकेशन देंगे कैसे, अब रोजगार देंगे कैसे, तुमको नहीं दिया जाता हम देंगे, आओ हमसे पूछो। अरे गांव में कोई पॉलिसी लगाने से पहले गांव वाले लोगों से पूछ तो लो, उनको चाहिए भी कि नहीं। उनसे पूछा जाता नहीं, ऊपर से आ जाती इतनी ग्रांट आ गई। अरे क्या करेंगे उस ग्रांट का भाई, उस गांव को जो चाहिए वो दे दो ना तुम। आपके पास सुरक्षा के लिए एनफ पुलिस वाले भी नहीं है, सरकारी अस्पतालों में इतने टीचर्स वो डॉक्टर्स भी नहीं है, कंपाउंडर्स भी नहीं है, पुलिस में स्टाफ नहीं है, कहीं पे स्टाफ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कहां से हो गई भाई देश के अंदर। इतने सारे ओपन हैं रास्ते, आप चालू तो करो। रोडवेज का ऑप्शन शुरू हो, इतने दुनिया जहान की नौकरियां हैं पेंडिंग, पर आपके लिए कोई करेगा नहीं, क्योंकि आप दूसरों के लिए सोचना बंद कर चुके हो, खुद के लिए इतने स्वार्थी हो चुके हो, दूसरे के बारे में बात करते ही नहीं। जब किसान का आंदोलन चल रहा है तो मास्टर ये सोचता है हमारा थोड़ी आंदोलन है, किसान मरेगा तो आप भी तो मरोगे साथ में। जब टीचर्स का होता है तो वो गांव में बैठे रहते हैं किसान, हर कोई टीचर्स में भी प्राइवेट की अलग संस्था, प्राइमरी की अलग, मिडिल की अलग, हाई स्कूल लेक्चरर का अलग, कॉलेज कैडर का अलग, सबके अलग अलग, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में इतनी यूनियंस हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इनको तोड़ते रहोगे तो जिंदा रहोगे, अगर ये इकट्ठे होकर एक मुद्दे पर बात करने लग गए तो इनकी हवा निकल जाएगी, इनको काम नहीं आएगा। इसलिए लिसनर्स तक इस बात का पहुंचना बहुत जरूरी है कि प्लान करके आपकी जिंदगी को नरक बनाया जाता है, प्लान करके। इट्स नॉट योर ड्यूटी। तो हम जो बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि आपकी टीम बहुत बड़ी हो गई होगी। अब क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो लिसनर पर्सनालिटी के लोग हैं। लिसनर की खासियत क्या होती है कि वो जब उसको जोश आता है ना, जिस टाइम पे जैसे अब मैं बोल रहा हूँ ना, तो जोश आपके अंदर भर जाएगा कि बस कल ही देश बदल डालेंगे अपन। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो सारा जोश जो है वो कहीं ना कहीं वो रह जाता है। वो मोटिवेशनल लेक्चर्स का असर भी इसलिए घंटा 2 घंटा जब तक सेमिनार हॉल में बैठे तब तक तो बढ़िया है, और जैसे ही निकलेंगे तब तक वो जिंदगी भर की समस्याओं में वो उलझा पड़ा रहता है। वो देते हैं कि क्या करें, ये सब भी करना होता है जी, ये भी तो करना है, ये भी तो करना है, ये भी तो, अब क्या करें, जब तक नहीं होगा करेंगे। सो हम उसको कंटिन्यूटी से नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी, मतलब इसको समस्या कह लीजिए, खासियत कह लीजिए, या हालात कह लीजिए कि ये ऐसे हालात हैं लिसनर्स के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लीडर अपना दूसरा लिसनर से अलग बनाना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा भाई हमको जगाते रहना, भाई हमको बताते रहना, हमें जैसे ही हम भूल जाएं हमें जगाते रहना। आपको भी ये मैं कोशिश करूंगा इस ऑडियो को यूट्यूब पे डालने की ना, तो आप इसको सुनते रहना ताकि वो फिर से दोबारा से आ जाए जान, या और भी मिल जाएंगे मेरे ऑडियोज आपको। दूसरा जो चीज मैं बता रहा था, चेंज बर्दाश्त नहीं होता लिसनर से। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आप कहते होंगे आपस में कि ये तो अगर अपनी नानी के घर भी जाता है ना तो बीमार हो जाता है। जो बच्चे ना ऐसे होते हैं, उनकी क्लास टीचर चेंज हो जाए तो उनको इरिटेशन घर में होनी शुरू हो जाती है। उनकी सीट बदल दोगे तो उससे भी इरिटेशन हो जाती है, मेरा मन नहीं लग रहा क्योंकि मेरी सीट बदल दी। दोस्त छोड़ जाए और पास में दूसरा बच्चा बैठना लग जाए उससे भी, जो कपड़ों की जगह बदल दो उससे भी, बेड की सिचुएशन बदल दो उससे भी, घर में मतलब घर में कुछ भी बदलाव आए लाइफ में उनको वो बर्दाश्त नहीं होता। यही से लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप चौथी पांचवी में, तीसरी चौथी में एक HCF LCM वाला एक टॉपिक आता है। HCF फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। पहले हम सिखाते हैं भाई चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से सीख लो, फिर दूसरा कहता है चलो लॉन्ग डिवीजन से भी सीख लेते हैं। मान लो मैं वहां तो गया, बस ऐसे ही कर लेंगे, ठीक तो है। अगर वो खुल के बोलते हैं ना तो वो बोलेंगे आपको। अगर आपका बच्चा घर में तो बोलेगा इससे एक तरीका पता लग गया ना, आप कहोगे बेटा इससे आसान तरीका नहीं, लंबाई कर लेंगे हम, मुश्किल ही कर लेंगे। वो उस चेंज को नहीं बर्दाश्त कर पाते। मैं एक का एग्जाम्पल देता हूं आपको, क्योंकि ये चेंज आपको तोड़ना पड़ेगा। ये जो बच्चे को बचपन से उसको ट्रेनिंग ऐसी देनी पड़ेगी कि वो बदलाव को एक्सेप्ट करे और खुद बदलाव का हिस्सा बने। बेसिकली वो जगह बदल बदल के उसको, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मम्मी चिपका के रखती है पहले तो, फिर वो उससे अलग नहीं होते,
ना दादा दादी के पास रुकते हैं, ना फिर किसी रिश्तेदार के पास रुकते हैं। तो वो उनको उनकी जगह सोने की भी बदलती रहनी पड़ेगी। बहुत सारी आप में से ऐसे भी होंगे जो कहती हैं कि हमें तो अपने घर से बाहर नींद ही नहीं आती। उनको अपने घर से बाहर अपनी उसी जगह पे, उसी बिस्तर पे वैसे ही नींद आती है और दूसरे स्टाइल में नींद नहीं आती है। वो क्यों? क्योंकि उनसे वो बदलाव नहीं चेंज वो मतलब बर्दाश्त होता बेसिकली। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब यशस्वी हार्डली 5 साल का था तो वो स्केटिंग जाया करता था। मैं उसको स्केटिंग क्लास में, अच्छा ये कैसे होता है जो मैं बता रहा था, ये चेंज कैसे नहीं होता। मान लीजिए वो रेगुलर कोई क्लास जा रहा है, इसको बहुत गौर से देखना। मैंने टेस्ट में बता दिया उस बच्चे का कि इस बच्चे का म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई है, तो इसका मतलब म्यूजिक उसके रोम रोम में बसा हुआ है। अब वो म्यूजिक क्लास जा रहा है, म्यूजिक क्लास को बहुत पसंद कर रहा है, या डांस क्लास को या स्पोर्ट्स को, किसी भी चीज़ को वो बहुत पसंद कर रहा है। रेगुलरली जाते जाते अचानक आप किसी शादी में चले जाते हो 3 दिन 2 दिन की छुट्टी करके, या स्कूल से जब 3 दिन के बाद, उसको स्कूल बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी के बाद जब वापस आओगे ना तो मम्मा मेरा मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाना मैंने, मतलब इससे बिल्कुल डैम श्योर उसने कहना ही कहना है। ठीक है, अब क्या होगा, एक अच्छा माँ बाप क्या कहेगा कि चल बच्चे का नहीं मन है तो ना जाने दो। जैसे ही वो ना जाने दो की वाली बात आएगी, उसी टाइम आपने अपना बच्चा खराब कर लिया। लेकिन दूसरे वाला बच्चा है, अगर इस लिसनर से अलग बच्चा है और वो भी सेम बात बोल रहा है और आपने उसको जबरदस्ती भेज दिया तो खराब कर लिया। दोनों साइड मरने वाली बात है अगर नॉलेज नहीं है तो। अधूरा नॉलेज ना हो, नॉलेज हो हमारे पास पूरा। तो ये खास बात है, ब्रेक आते ही दोबारा शुरू करने में उसको वो चेंज बर्दाश्त। पहले तो वो यहाँ से नानी के घर गया, वहाँ बीमार हुआ, फिर उसको दवाई दवाई दे के ठीक करके वापस लाए, फिर आते बोला कि अब मेरा मन नहीं है जाने का। तो सेम ऐसे हुआ, स्केटिंग में जाने का मेरा मन नहीं है। मेरे को पता है इसका ये जवाब आएगा, ऑलरेडी मालूम है ना। मैं बोला बेटा देख जाना तो पड़ेगा। मैं नहीं, आंसू पड़े बड़े। मेरी माँ बैठी है, वो कह रही है नहीं मन कर रहा तो ना जाने दे, एक दिन में क्या इतने बड़े इसको खिलाड़ी बना देगा तू। मैं कहा मम्मा बात खिलाड़ी बनाने की नहीं है, बात है दिमाग को ट्रेंड करने की, कि मेरे रोने से मेरे पापा मान जाते हैं और इसके अंदर से आ रही है रेजिस्टेंस, ये नेचुरल है, मुझे पता है, इसको लेके तो जाऊंगा। अब मैं उसको ले गया। यू वॉन्ट बिलीव कि उसको स्केटिंग से जब वापस लेकर आया 1 घंटे बाद तो बुखार से तप रहा था वो। मुझे मालूम था इसको बुखार होना है, क्योंकि वो मैं उसको चेंज को काट रहा हूँ, उसको तोड़ रहा हूँ। उसको बुखार हो गया। मम्मी बोली हो गया ना बुखार, कर दिया बीमार, क्या 1 दिन में मतलब आग लगी पड़ी थी? कुछ नहीं होता, दवाई दे दूंगा ठीक हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। एंड देन मेडिसिन दे दी, शाम को बुखार ठीक हो गया, रात भर ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं। सुबह स्कूल की छुट्टी थी तो पूरा दिन एकदम मस्त खेलता रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुखार नाम की कोई चीज़ नहीं। 5 बजे स्केटिंग का टाइम होता है। 4 बजे मैंने बोला, मैं कहा 5 बजे है ना आपकी स्केटिंग का टाइम? ऐसे मेरी तरफ देखा उसने बुरा सा मुंह बना के, हाँ, और फिर खेलने लग गया अपने खिलौनों के साथ। 4:45 बजे 4:30 बजे जब मैंने उसको हाथ लगाया, उसका बुखार से फिर तप रहा था, फिर से बुखार, मतलब उसको कि सिर्फ स्केटिंग में जाने के नाम से, क्योंकि बॉडी दिमाग उसको रेजिस्ट कर रहा है, वो अलाउ नहीं कर रहा है उसको जाने को। अब मैं उसे बोला, अब मेरी माँ कहती है अब फिर इसको लेके जाएगा। कहाँ लेके जाऊंगा, पक्का तो बुखार है इसको, मैं कोई नहीं दवा दूंगा ठीक हो जाएगा। मैं उसे स्केट्स घर से पहनाए, गोदी उठाया, गाड़ी में बिठाया, स्केटिंग रिंक में छोड़ा मैंने उसको। मैंने कहा लगा राउंड एक, उसने राउंड लगाया, 1 राउंड पूरा हुआ था। मैंने ऐसे करके फ़ोन लगाया हुआ, मैंने कहा विनी 1 मिनट आए, अब लाया, मैं कहा यार मेरा फ़ोन आ गया अर्जेंट, जाना पड़ेगा, चल घर चलते हैं। उसको मैंने इसलिए, मुझे मालूम था इसको बुखार में मुझे खिलाना नहीं है, पर उसके दिमाग को मैंने मैसेज ये नहीं भेजा कि तेरे बुखार की वजह से कैंसिल किया। उसको मैंने मैसेज दिया कि मुझे जल्दी थी इसलिए गया, तेरे को तो आना ही पड़ेगा। एंड यू विल सी, उसके बाद जिंदगी में कभी भी उसके दिमाग ने रजिस्ट नहीं किया, किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया। वो जैसे ही छुट्टी के बाद आता, आज मन नहीं है, कहा इतनी सी बात बोलो, क्या मतलब, नहीं चल ठीक है कर लेता हूँ। अब उसको समझ आ गया कि अब दिमाग रेजिस्टेंस करेगा ही नहीं, उसके बाद नहीं बुखार हुआ कभी भी। अदरवाइज हम बार बार बुखार होएगा, अदरवाइज आखिर तक होएगा, एग्जाम तक होएगा, पेपरों से पहले हो सकता है, जब ज्यादा पढ़ना शुरू करेगा इससे पहले हो जाएगा, तो किसी भी वजह से हो जाएगा। अगर माँ बाप को पता हो, बच्चों को पता हो,
तो टीचर्स को मालूम हो अगर, और इसकी ऐसी कोई बात आती है, तो आपको पहले ही पता होगा ना कि इस बच्चे के साथ ऐसा होने वाला है, डोंट वरी, क्या दिक्कत है इसमें, क्या है? हाँ जी, सिखा लीजिए। बात बता रहा था कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम भी हो रहा है, नशा भी हो रहा है, और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि लिसनर पर्सनालिटी क्या होती है, इमोशनल बेसिस पे डिसीजन लेती है। तो वो क्या करती है, आखिर तक नहीं बोलती किसी के खिलाफ। इवन उसका कई बार तो ऐसा होता है लड़कियों के साथ, तो उनका कज़न ही गलत हरकतें कर रहा होता है। कई बार ऐसा हो रहा है कि उनका एम्प्लॉयर है वो कर रहा होता है, तो वो या तो एम्बिशन में, या उनको लगता है रास्ते नज़र नहीं आ रहे। तो अगर सोसाइटी हमारे लड़के लड़की सबको एक अवसर प्रदान करेगी कि ये काम नहीं करेगा तो दूसरा कर लेगा, तो मुझे लगता है वो फिर खुल के बोल पाएगा। तो इसके लिए जिम्मेदार फिर से वही पॉलिटिकल विल वाले लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए पॉलिसीज बनानी है, क्योंकि अवसर नहीं है। हमें लगता है ये नौकरी चलेगी तो कहाँ जाएंगे, अब हमें अपना गुजारा चलाने के लिए इंतजामात करने पड़ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ फिर उस आदमी की उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं जो उसकी नेचर है उसको। और फिर क्योंकि वो इमोशनल है तो सोचती है कि मतलब क्या करना, कुछ होना तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर एक बड़ा शब्द जो है बड़े आराम से फैला दिया जाता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम बहुत खराब हो चुका है, यहाँ कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये इन लिसनर्स के ऊपर सीधा अटैक करता है दिमाग पे। वो मान लेते हैं कि नहीं होगा बदलाव। आपको कन्विक्शन के साथ बोलना पड़ेगा कि होगा और हम करेंगे। जैसे ही आप ऐसा बोलना शुरू करोगे, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली क्योंकि ये मान लेते हैं, मैंने बताया कि इनको लेबल मत लगाइए ना, नेगेटिव लेबल लगाओगे तो ये मान लेते हैं। तो इनके ऊपर अगर आप ये लगाओ ना कि ये तो हारा बैठा है तो वो हार जाएगा, ये हालात खराब हो चुके हैं नहीं बदल सकता, तो वो मान लेते हैं कि नहीं बदल सकता। हमें आसपास में ये एक एनर्जी वाइब्रेट करने की जरूरत है कि पॉसिबिलिटी है, बदल सकता है, बशर्ते कि हमें इसके ऊपर बात करते रहनी पड़ेगी। अगर हम बात करना बंद कर देंगे तो शायद बदलाव नहीं होगा, लेकिन बात करते रहेंगे तो चलो लिसनर को नहीं समझ में आ रहा है, किसी ना किसी दूसरी पर्सनालिटी को समझ में आ जाएगा, वो चल पड़ेगा इसको बदलने के लिए। लेकिन पॉसिबल है। ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते बदलाव के लिए, सिर्फ आपको क्या करना होता है, एक आदमी निकल ले, नॉलेज देता चले, ज्ञान देता चले, समझ में आता, आपको समझ में आते चली जाए। अब आगे से आपको अपने हस्बैंड से नहीं पूछना कि किसको वोट देनी है, आगे से यह पूछना है कि चाहे उसको 4 वोट मिले, चाहे उसको 1 वोट मिले, वो हार जाए, पर उस आदमी को देंगे जो एजुकेशन की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा। हम जीतने वाले को देंगे ही नहीं। बात ये शुरू कर दो। हम किसी प्रधानमंत्री को नहीं बनाने वाले, हम बनाएंगे अपने लोकल लीडर को जो बढ़िया बात करता है। हमें किसी को नहीं बनाना, हम इसको बना रहे हैं। हमें इस सवाल का ही जवाब नहीं देना कि कौन बनेगा फिर इसके अपोजिशन में। अरे भाई, हम तो अपना आदमी चुन के भेजते हैं ना, अच्छे वाला देखी जाएगी। अपनी वोट अपने उस आदमी को देना, ये आपको समझाना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि पॉलिटिकल विल के बिना आपके सोसाइटी में चेंज नहीं आ सकता। सिर्फ ये कहने भर से चेंज कहां से आ जाएगा? आपके स्कूल में अगर आपकी मैनेजमेंट आपको एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी, कहां से बदलाव ले आओगे आप? आपके माँ बाप आपको समझेंगे नहीं तो कहां से बदलाव ले आओगे आप? आपके माँ बाप इस एंगल पर बात नहीं करेंगे तो कहां से बदलाव ले आओगे आप? यू कांट चेंज। हर स्टेप पे चेंज करना पड़ेगा। आपको पहले अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, फिर माँ बाप की मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, फिर बच्चे के ऊपर काम करना पड़ेगा कि बेटा तेरे लिए हम सोचते हैं। कहने भर से कोई बच्चा यकीन नहीं करता कि आप उसके बारे में सोचते हैं। आपको अपने एक्शन से बताना पड़ेगा कि आप उसके बारे में सोचते हैं। आप टोकते रहोगे, इनको कितना ही टोक लो आप लिसनर्स को, कितना ही समझा लो, कितना ही कह लो, 5 मिनट से ऊपर तो थप्पड़ का असर नहीं होता इनके ऊपर। थप्पड़ मार दिया, रो पड़े, फिर कहते देखिए कोको है कहाँ, वो इतने में ही हो जाते हैं बेचारे। इतनी जल्दी बकाई में आते हैं, इमोशनल फूल भी कह देते हैं हम इनको कई बार, कितनी जल्दी बका लेते हैं इनको कोई भी। तो जब इनके ऊपर थप्पड़ का असर नहीं होता, गालियों का असर नहीं होता, तो आपके समझाने का असर होगा? आई डोंट थिंक कि होगा। बेसिकली वो जो चीज यहां समझ में आ चुकी है दिल में, वही आपको चेंज कर सकती है। यानी कि एक होता है चीज का पता होना और एक होता है एक्वायर कर लेना। एक्वायरिंग तब होती है जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट हो, कोई भी हो, दोनों ही केसेस में।
अब अगर फाइनली इसको हम कंक्लूड करें लिसनर पर्सनालिटी को, तो क्या कंक्लूजन निकला? थप्पड़ मारने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वो डायलॉग जो सोसाइटी बोलती है, पहले तो थप्पड़ लगा दिया करते थे टीचर्स। अरे भाई, आप मार के ट्रेंड कर सकते हो सर्कस के शेर की तरह, आप पढ़ा और सिखा नहीं सकते। फिर इनको समझाने का फायदा नहीं, तेरे को कितनी बार समझा लिया एंड ऑल। इनको लेक्चर देने का फायदा नहीं, इनको 4-5 काम इकट्ठे देने का फायदा नहीं। जिंदगी के 50 साल बाद की बात इनको समझ में नहीं आती। अभी 1 मिनट में एक काम दे दो, वही समझ में आता है। एक काम दो, उसको चेक कर लो, ठीक हो जाए तो मोटिवेट करो, नहीं ठीक हो जाए तो रिपीट करा दो, फिर अगला काम दो, फिर चेक करो, फिर अगला काम दो, फिर चेक करो। इस वजह से आपके पास काम बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट का काम है इतने टीचर्स प्रोवाइड करना कि वो बच्चों से उस लेवल पे इंटरेक्ट कर सके। 40 बच्चों की क्लास में इट इज नॉट पॉसिबल। आपको एक टीचर को 20 से ज्यादा बच्चे नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप इस लेवल पर पढ़ाएंगे कि 20 बच्चों पे एक टीचर और इतना कनेक्ट होकर के पढ़ा रहा है, तो पेरेंट्स से आप डबल फीस ले सकते हो, कभी मना नहीं करेंगे, ये गारंटी है। जब हम पेरेंट्स से बात करेंगे, हम पेरेंट्स के माइंडसेट पे काम कर लेंगे, तो टीचर का काम आसान हो गया। वो बच्चे के साथ कनेक्टेड है, हम बड़े आराम से हम एक पूरा सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। क्या है हमारे पास, बहुत अच्छी बात है, टीचर्स और ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से वो उस लेवल पे हमें बच्चों के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। हाँ, अगर वैसे ही चलना है जैसे दुनिया चल रही है, फिर तो ठीक है, अपना लेक्चर हो जाएगा, अपने को आनंद आ ही रहा है, अपन लेके आनंद चले जाएंगे। आपको अच्छा लग रहा है, आप भी अच्छा लगा है, और छुट्टी। बट वाकई में चेंज करना है तो हमें स्टेप्स फॉरवर्ड लेने पड़ेंगे, आगे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्क टेकर नहीं होते लिसनर्स। इसलिए इनको रिस्क टेकिंग से पहले थोड़ा यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई हो सकता है। मैं आया हूं, 3 बार आ लिया, चौथी बार आया हूं, फिर 5वीं बार आऊंगा, फिर 6ठी बार, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि ये पॉसिबल है। आप भी यकीन करोगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो ऊपर बैठे वो भी करेंगे, और फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो इट इज पॉसिबल, बट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जरूरी है। बीच में छोड़ देंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर जी? लिसनर पर्सनालिटी इज ओवर मोस्ट ऑफ द थिंग। लेकिन आऊंगा तो एफिशिएंट पर्सनालिटी को कराते हुए हो सकता है बीच में लिसनर की भी कोई बात याद आ जाएगी, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए जब एफिशिएंट को समझना है तो लिसनर को समझोगे तो एफिशिएंट बहुत क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन हो जाएगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि सबके बारे में ही वही सेम बात बोल रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइफ में से पहला लिसनर था और ई एफिशिएंट सबसे लास्ट में था, क्योंकि ये दोनों पर्सनालिटीज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट। तो इसलिए बहुत आसान है। जैसे लिसनर पर्सनालिटी की डिसीजन मेकिंग इमोशनल बेसिस पे थी, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, संस्कार दिए कि नहीं दिए, परवरिश अच्छी करी कि नहीं करी, पढ़ाया ठीक कि नहीं, ये उन चीज़ों को ध्यान में रख के जैसे लिसनर करता है, एफिशिएंट पर्सनालिटी सिर्फ एक बात के लिए काम करता है, और वो होता है अपनी चलानी है। बस मेरी बात माननी चाहिए, मेरी ही सबसे ऊपर है, मेरी ही बात सबसे लॉजिकल है, हर बात का उनके पास जवाब होता है। एफिशिएंट पर्सनालिटी की डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ टास्क ओरिएंटेड होती है, टारगेट ओरिएंटेड होती है। ये पर्सनालिटी जब टारगेट फिक्स कर लेती है, उसके बाद आप इनके डिसीजन को नहीं बदल सकते। एफिशिएंट अगर लिसनर पर्सनालिटी है, उसको पापा ने बोल दिया बेटा पानी गिलास का लेके 1 गिलास पानी लाइयो, वो चल पड़ेगा। आगे मम्मी मिल गई, बेटा पकड़ाइए ना, वो सामान पकड़ाना, वो उधर चल पड़ेगा। फिर उसका चाचा मिल गया, वो कहता है भाई ऊपर से कुछ सामान ले गया, ऊपर चल पड़ेगा। वो पापा को ही भूल जाएगा पापा ने पानी मंगाया था। उसको मोल्ड करना आसान है। एफिशिएंट को अगर बोल दिया कि पानी का गिलास लेके, बीच में मम्मा आई कि पकड़ाना सामान, अभी आया मम्मी 1 मिनट पहले गिलास पानी का पकड़ा के आता हूँ, फिर आऊंगा। समझे पॉइंट को? यानी कि एफिशिएंट पर्सनालिटी ने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, उसको आप बदल नहीं सकते, कभी भी नहीं बदल सकते। क्लियर हुआ? इस काम करेगा। ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो खेल रहे हैं, या खेलने वाला पॉइंट हम करते हैं डिस्कस। रात को 11 बजे नींद खुल गई, मम्मी वो वाली बंदूक चाहिए, आइसक्रीम खानी है। बेटा अभी दुकान बंद हो गई, खुलवा लो, पापा के फ्रेंड है। नहीं बेटा अभी थोड़ी नहीं चाहिए, अभी चाहिए।
अब क्या करता है, हर एक बच्चा अपनी लिमिट टेस्ट करता है। वो ये देखता है कि मेरी लिमिट मम्मी के सामने कितनी है, रोने की, चिल्लाने की, धरती में पड़ने की, दीवार में टक्कर मारने की, मतलब वो अपनी लिमिट टेस्ट करता रहता है। जहां जाके मम्मी के दिल पे कलेजे पे लगेगी वो वहां जाके टिकता है कि यहां तक पहुंचना होता है, इसको तब समझ में आती है। वही बच्चा पापा के सामने उसकी लिमिट थोड़ी नीचे होती है, उसी बच्चे की लिमिट अपने दादा दादी के पास कुछ और होती है। अब वो नीचे कमरे में है, दादा दादी ऊपर है या दूसरे कमरे में, तो वो इतनी जोर से चिल्लाएगा कि वो भागे, क्या भाई बच्चे को क्यों मार रखा है तुमने। अब क्योंकि उनको शुरू से आखिर तक की कहानी तो पता नहीं कि उसने शुरू कहां से किया था, खत्म कहां तक, वो तो एंड में जानते कि रो रहा है, चुप कराना है, उसके लिए ये देना है, तो वो अपनी लिमिट को वहां तक लेके जाता है। अब उसे मालूम है कि रात को अपन ने आइसक्रीम, मतलब अगर अपने को चाहिए तो क्या करता है फिर, वो जिद करेगा, रोएगा, धरती में पड़ेगा, रूस जाएगा, बात नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, या रात को चलो लेट ही हो गया है तो रोता ही रहेगा। आपने या तो आपको जाना पड़ेगा, दुकान खुलवानी पड़ेगी, सामान दिलवाना पड़ेगा अगर ज्यादा लाड लड़ा रखा है तो। अगर आपने लाड नहीं लड़ा रखा, थप्पड़ लगा दिए 2 और सुला दिया, तो जो रात का आखिरी शब्द था सुबह का पहला शब्द भी वही होएगा। मतलब अगर रात को चाहिए था वही सुबह पहला शब्द दूध, मां, मम्मी नहीं होएगी, मम्मी आइसक्रीम, वही होगा डिट्टो। इसका मतलब एफिशिएंट पर्सनालिटी है। भाई बहन खेल रहे हैं, खेलते खेलते उसको मान लो थप्पड़ लग गया खींच के, और उसने डिसाइड कर लिया कि इसकी गुद्दी पे मारना है। अब चल पड़ा, इतने में मम्मी आ गई मान लो, और दूसरा भाई जाके मम्मी के चिपक, मम्मी भैया मार रहे हैं। क्यों मार रहे भाई, मेरे को मारा इसने, अच्छा चल मैं मार देती हूँ, बदला तो लूंगा। ऐसे दूर बैठा रहेगा, ऐसे करता रहेगा। मतलब उसके दिमाग से नहीं निकलेगी, वो बदला लेके हटेगा। उसके दिमाग में अगर ये घुस गया ना कि आपको बदला लेना है, तो वो लेगा। अब वो क्या करेगा, अब वो मतलब वेट करेगा, किसी तरह से इसके आसपास घूमेगा कि इसको लगाने का मौका मिल जाए, और बाय चांस वो दूसरे वाले को भी पता है कि ये मारे बिना हटेगा नहीं, वो भी अपनी मम्मी के आसपास घूमता रहे, और चलो बाय चांस ऐसा हुआ कि रात तक उसको बदला लेने का मौका नहीं मिला, तो सो गया। नींद नहीं आएगी उसको, उसका भाई सो चुका है छोटा, उसने बदला लेना है। अब वो उससे प्यार भी करता है, फिर चाहे कुछ भी हो वो उठे किसी बहाने जाके, चाहे आराम से लगा के आए उसकी गुद्दी पे, और उसका बदला तभी पूरा होएगा जब गुद्दी पे लग जाएगा। चाहे उसको मारे ना, लेकिन वो उसके दिमाग में घूमता रहेगा बेसिकली। ये वो बच्चे होते हैं, जैसे मैंने बताया, लिसनर को टारगेट फिक्स कर लिया और शाम तक टारगेट खत्म। इन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया तो ये टारगेट खत्म नहीं होएगा जब तक पूरा नहीं होएगा। रिटायरमेंट पे आईएएस अफसर को बोला कि जिंदगी कैसी कटी, बहुत बढ़िया, कुछ रिग्रेट, कुछ मन में ऐसी चीज जो रह गई, ताकत है, पैसा है, लोगों में सम्मान कमाया, काम बहुत प्यार से किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, तो कोई ऐसी चीज है जिसका मन में दुख हो? कहते एक चीज रह गई। बोला क्या? बोला पटवारी नहीं बन पाया। पटवारी नहीं बन पाया वो। क्यों? बचपन में कभी दादा की बात सुन के डिसाइड कर लिया कि पटवारी बनूंगा बड़ा होके। बीए करी, पटवारी के फॉर्म नहीं निकले, वो पटवारी बन नहीं पाया तो एसडीएम लग गया या आईएएस लग गया। तो वो पटवारी ना बनने का दुख रिटायरमेंट तक लेके घूम रहा है बेचारा। जब भी पटवारी को देखता है उसने कहा पटवारी बनना था यार। इन्होंने अगर जिद कर ली है, ये अपनी 2 कौड़ी की जिद के लिए 2 करोड़ का नुकसान करा सकते हैं। पेंसिल टूट गई है तो पेंसिल चाहिए, वही चाहिए। अरे भाई नहीं दे दूंगा, पूरा पैकेट दे दूंगा, जोड़ा भर के ले ले तू, जितनी ले, वही चाहिए, थोड़ी क्यों? सॉल्यूशन ही नहीं होगा आपके पास। बेसिकली अभी इसमें क्या होगा? अब इस बच्चे ने अगर डिसाइड कर लिया कि मैंने इस आदमी की बात नहीं माननी,
जिंदगी भर वो आदमी उससे अपनी बात नहीं मनवा सकता, और वो चाहे उसका बाप हो चाहे उसकी माँ हो। आपको एफिशिएंट बच्चे अपने बाप से नफरत करते मिलेंगे, कहते मिलेंगे कि इसकी नहीं माननी, वैसे मेरा जी कर रहा था पढ़ने का पर इसने कह दिया कि अब नहीं पढ़ूं। ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। जिसकी नहीं माननी उसकी नहीं माननी, चाहे वो कितनी अच्छी बात कह रहा हो। तो गलती किसकी? ये तो बन गया ऐसा, इसको तो कुदरत ने बनाया। ये तो ड्यूटी माँ बाप की बनती है कि समझ ले वो हमारे बच्चे को ऐसा है। ये आप उसके डिसीजन लेने से पहले तो उसको मना सकते हो, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया ना कि 40% नंबर लेने हैं, फिर आप 45 भी नहीं दिला सकते उसको। मेरे ऐसे केस आते हैं, पापा टीचर हैं, 3 दिन की छुट्टी है, सारा सिलेबस करवा दिया, 4 बार करवा दिया, वही गिने चुने सिलेबस आना होता है, जो मैडम ने करा रखा वही पेपर में आना होता है, एक एक सवाल ठीक है, नंबर वही 62 है। क्यों नहीं करके आया? इतने लेने थे, इतने लेने थे। ये डिसाइड कर लेते हैं पास कितने में होना है। अच्छा पास कितने में होता है? इतने में, चल इतने लेंगे। 60% डिसाइड कर लिया, 60 लेंगे। 80 कर लिया, 80 लेंगे। टॉप डिसाइड कर लिया, टॉप लेंगे। इन्होंने डिसाइड कर लिया, अब आप जोर लगा लो जितना मर्जी, लेक्चर दे लो जितना मर्जी, मार लो, पीट लो, धमका लो, समझा लो, 0 असर। सो बच्चे का कोई फॉल्ट मैं नहीं समझता, अगले की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है भाई। डायलॉग डिलीवरी ऐसी आ गई कि नहीं अगले को समझ में आती वो बातें। बच्चा बीएससी में फेल हुआ, बीसीए में दिला दिया, बीकॉम में दिला दिया, बीए में सेकंड ईयर में जाके अब कह रहा है मैं नहीं पढ़ता। 4 साल खराब कर लिए। मेरे पास ऐसे केस आ रहे, मैं वो बता रहा हूं। पेरेंट अपने बच्चे को लेके आ रहा है, वो कह रहा है पढ़ ही नहीं रहा, मानता ही नहीं, घर का माहौल इतना खराब है। चक्कर क्या है? बाप भी एफिशिएंट है और बेटा भी एफिशिएंट है। 9वीं क्लास में वो बच्चा पैदाइशी पोएट है। 9वीं क्लास में प्यार हो जाता है बच्चे को, अगला पोएम लिखनी शुरू कर देता है। पोएम लिख लिख के डायरियां भर देता है, उसके लिए कविताएं लिख लिख के 4-5 डायरियां लिख के डायरी भर रहा है। पोएम लिखने के चक्कर में कि पापा को ना पता चल जाए पढ़ रहा है। रात को 12 बजे तक तो पढ़ता है, 12 बजे के बाद पोएम लिखता है। अब सुबह 4 बजे तक 3 बजे तक पोएम लिखता रहता है, सोचता रहता है। सुबह स्कूल में जाने से पहले लेट होता है, तो सुबह ही पापा का प्रेशर, उठता नहीं, सुबह स्कूल का टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, रात भर जागता, पता नहीं क्या करता रहता है उठने के टाइम पे। और वो प्रेशर अब वो दिमाग में खटक गया। पापा जी, मम्मी ने वो डायरिया एक दिन देख ली, क्या कर रखा है, तेरा पापा देखेगा तो जान से मार देगा। इनको जला रही हूं मैं, आंगन में रख के जलाने लग गई। मम्मी के पैरों में पड़ गया, माँ मेरे को जला ले, ये नहीं जला, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। तेरा बाप को पता लग गया तो क्या करेगा? बोर्ड की क्लास है, अगली 10वीं क्लास में सत्यानाश हो जाएगा। मम्मी अब से, आज से ये बंद। संदूक में पैक करके उसकी माँ ने वो डायरिया रख दी। बच्चे के लिखने पे पाबंद लग गया, बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से उसका बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन। अब बाप ने पढ़ने को बोला तो पढ़ूंगा नहीं, अब कुछ भी हो जाए, नाश हो जाए चाहे, पढ़ूंगा नहीं। काउंसलिंग के बाद बैठ के रो रहे हैं दोनों माँ बाप जब आते हैं काउंसलिंग के लिए। एक सिर्फ लिखने के ऊपर कोई जुल्म थोड़ी कर दिया उसने, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। उस एज में नंबरों को लेके कहां जाओगे? लेकिन वो बाप अपने बेटे से हमेशा के लिए कट गया। अब वो चाहकर भी अपने बेटे के दिल में वो जगह नहीं वापस ला सकता। पहले वो डरता था, नफरत करने लग गया, और वो जिंदगी भर करेगा। क्योंकि ये बच्चे लॉजिकल होते हैं, टोटली नॉन इमोशनल होते हैं, नॉन इमोशनल, प्रैक्टिकल। टारगेट फिक्स हो गया, टारगेट पे ही चलेंगे। फिर उनको चाहे कोई रगड़ना पड़े, नाश करना पड़े, छोड़ना पड़े, मारना पड़े,
साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, अपने टारगेट को नहीं छोड़ेंगे ये। इन्होंने उस आदमी की नहीं माननी तो नहीं माननी। हस्बैंड वाइफ 6 महीने भीतर ही ऐसी बजगी, उसके बाद जिंदगी में कभी एक दूसरे के हो ही नहीं पाए। दोनों अगर एफिशिएंट है तो कभी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, ना समझेंगे ना समझा पाएंगे। उसके पास भी लॉजिक है, उसके पास भी लॉजिक है। शाम को 7 बजे बहस करना शुरू करेंगे, सुबह 7 बजे तक बहस कर सकते हैं, 0 रिजल्ट। अगर पहली टॉक पे समझ में आ जाए कि मेरा पार्टनर ऐसा है, शादी से पहले ही समझ में आ जाए कि मेरा पार्टनर इस टाइप का है, इसको नहीं समझ में आएगा, आप समझना शुरू कर दो। जिसको भी समझ में आ जाए। कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए एक दूसरे इंसान को समझना, अपनी औलाद को समझना, अपने माँ बाप को समझना। आपको पता है आपके माँ बाप को नहीं आपकी बात समझ में आएगी, तो आप समझ जाइए। किसको नहीं समझ में आएगी, देन डिसाइड योरसेल्फ कि मैं इनको समझा नहीं पाऊंगा। इनके पास अपने लॉजिक्स हैं, इन्होंने अपने टारगेट फिक्स करे हुए हैं। ऐसे कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो समझ नहीं पा रहे। उनको मालूम नहीं है कि ये गरारी फंस चुकी है भाई एफिशिएंट की। एफिशिएंट की गरारी फंस गई, उसके बाद नहीं निकलेगी, मतलब नहीं निकलेगी। आप मर जाओ, आप अगले आदमी को साबित ही नहीं कर पाओगे कभी भी, अगर अगले आदमी ने सोच लिया। सिर्फ समझने भर से मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सिर्फ समझने भर से। थॉट प्रोसेस को पकड़ना है। क्लासरूम के अंदर ऐसे बच्चे आपको ऐसे हाथ कर लेंगे, दोनों मार ले भाई जितने मारने हैं, ऐसे खड़े रहेंगे, मारते रहो। और जो लिसनर है वो बैठा बैठा कांप रहा होता है कि अगला नंबर मेरा है। ये ऐसे दोनों हाथ करके खड़े और वो बेचारा कांप रहा है? इनको बता दिया अगर कि ये मोमबत्ती है, ये जलाने के काम आती है, इससे जल जाएगा, जब तक अपना हाथ लगा के जला नहीं लेगा तब तक आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। लेट देम एक्सपीरियंस, क्या दिक्कत है? कई माँ बाप कहते हैं कि जी पता है गलत जा रहा है फिर भी ना रोकें। अरे भाई अगर एफिशिएंट है तो मत रोको, वो नहीं रुकेगा। अभी रोक दोगे तो आपकी आंखों से ओझल होते ही फिर करेगा, करके जरूर देखेगा। उसने करना ही करना है। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी समझा लो, जिस मर्जी लेवल तक चले जाओ, आप नहीं समझा पाओगे, माने नहीं समझा पाओगे। तो अगर आपको पता लग गया कि आपका बच्चा इस कैटेगरी में आता है, व्हाई टू वेस्ट टाइम? एक्सपीरियंस करने दो उसको जिंदगी। ये नेचुरल अचीवर्स होते हैं, नेचुरल अचीवर। जिद करो दुनिया बदलो, ये उस कैटेगरी के लोग हैं। इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये ना किसी के अंडर नौकरी कर सकते। अगर आप में से कोई एफिशिएंट है तो दम घुटता होगा उसका नौकरी करते हुए। जब किसी को रिपोर्टिंग देनी पड़ती है तो बस इसने खा जाऊं मैं, ऐसा जी करता है। उनको अपना काम अपने तरीके से ही करना पसंद है। मेरे को मत समझाओ कैसे करना है, मुझे आता है काम करना। लिसनर को बताना पड़ेगा कैसे करना है। एफिशिएंट को फ्री छोड़ना पड़ेगा, जो कर ले जैसे तेरा जी करता हो, मुझे को रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो टारगेट ओरिएंटेड है, वो काम रास्ता ओरिएंटेड नहीं है। तो आपको किस पोजीशन पर रखना है, कहां के लिए वो बच्चा बना है, किस तरह के काम करके खुश होएगा। आप एफिशिएंट को अगर किसी के भी अंडर रहना पड़ जाए। मेरे पास आया है अमित मित्तल, जो सुनील मित्तल है ना, सुनील भारती टेलीकॉम, भारती इंडस्ट्रीज के जो मालिक है सुनील मित्तल, उनके सेकंड ग्लोबल हेड हैं अमित आंचल। वो मेरे पास आते हैं। मैं जब उस वक्त किताब लिख रहा था, मैं अपनी पेरेंटिंग के ऊपर अपनी एक किताब भी लिख रहा हूँ, तो उस किताब के सिलसिले में मैं मसूरी में एकांतवास में पड़ा था 2-3 महीने के लिए। तो उस दौरान क्या हुआ कि वो वहाँ पर किसी सिलसिले में आए हुए थे, तो मिलने के लिए आए। वो किसी ने उनको रेफरेंस दिया था। तो एक पूरा दिन उन्होंने स्पेंड किया मेरे साथ। फिर एक दिन स्पेशल सैटरडे को छुट्टी लेकर के आए मेरे पास मिलने के लिए। पूरा रात, दिन रात दोनों दिन में भी रहे, रात में भी रहे। एंड देन अगले दिन सुबह गए वो। एंड ही सेड टू मी कि डॉक्टर साहब मुझे आपके जैसा बनना है। मेरे जैसा कैसा? ऐसे पढ़े हो, बोला मस्त
कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी, फ़ोन स्विच वो साइलेंट पे पड़ा है, कोई चक्कर नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया, पूछा ही नहीं किसी ने खाने का, ना पूछना, पानी रखा पीते रहे, अपना पानी पानी में गुजारा हो रहा है। मतलब ऐसा ऐसा बनना है मुझे आपकी तरह कि कुछ चाहिए ही नहीं आपको। मैंने कहा तुम नहीं कर सकते। क्यों? मैं कहा तुम एफिशिएंट आदमी हो, तुम जब तक सुनील मित्तल के अंडर काम करते रहोगे तब तक तुम जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी कंपनी बना लो, छोटी सी, और उसके मालिक बन जाओ। जिस दिन तुम वहां सबसे ऊपर पहुंच जाओगे शांति पड़ जाएगी। जब तक तुम किसी के अंडर हो शांति पड़ेगी नहीं तुम्हारे को, बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न टू फॉलो, यू आर बॉर्न टू लीड। चौधर करने के लिए बना अगला, चौधर नहीं करेगा तो नहीं होगी। चौधर के लिए जिंदा है, है तो ना, अगले की अक्कड़ तोड़नी बस हमने तो भाई नाश हो जाए। ऐसे लोग मिलेंगे आपको गांव में शहर में करते हुए कि अगले की अक्कड़ तोड़ने के लिए अपना नाश करा लेंगे। दे आर एफिशिएंट पर्सनालिटी। कि वो फंस गया है, सीधा बोलते हैं अगले बंदे को, एकदम बोल देंगे, अगले को बुरा लगे अच्छा लगे जैसा मर्जी लगे। कई बार तो आपको ऐसा लगे जैसे जान के, जैसे खोद लगाया करें ना, पोक करते हैं, जैसे कि जान के उकसा रहा है कि हम हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा फिर उसका इस्तेमाल करेगा। अच्छा तो ये क्या, वैसे ये उनकी खासियत है। इनको आपने कुछ काम कराना है। मेरे एक दोस्त हैं एंड बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उनको एक दिन बैठे बैठे वो मुझे बता रहे, ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया मैंने, वो कर दिया। और मैं सोच रहा, मैं बैठा बैठा मैं हंस रहा था उसको देख करके। तो बोला तू क्यों स्माइल कर रहा है? मैंने कहा मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूं कि तेरा ये डोमेन नहीं था जो तूने किए, तेरा ये काम भी नहीं था, तूने करना भी नहीं था, बट स्टिल तुमने किया। इसका मतलब तुम्हारी नेचर को कोई पहचान चुका है और तुम्हारे को सिर्फ एक काम करता है, ईगो पे मार दो, तेरे बस की बात नहीं है, बस इतना कह दो इनको, इनसे कुछ ही करा लो। इनको अगर किसी चीज से मोटिवेशन मिलता है तो इस चीज से मिलता है कि इनको चैलेंज दे दो आप कि तेरे बस का नहीं है, तेरे से तो आगे निकल गया वो, तेरे से ज्यादा खा गया, तेरे से ज्यादा पढ़ लिया, अच्छा अब इसको नहीं छोड़ता। तभी दम लेंगे वो जब उसको पिछाड़ देंगे। यहां इतना स्मार्ट हमारे को बनना पड़ेगा कि अगर यही डायलॉग लिसनर को बोल दिया तो वो मान लेगा कि मेरे बस की बात नहीं, वो बैठ जाएगा। और इसको बोल दिया तो ये स्टिमुलेट, इसको पूरी एनर्जी मिल जाएगी उससे। छोटे बचपन में नहीं होता था, दूध पिलाने के लिए दादी नानी बोल देती थी तेरे से नहीं पिया जाएगा, लिसनर को बोलते थे चोटी लंबी हो जाएगी। वो हर रोज बकाई जाता था, पूछता भी नहीं था चोटी हुई तो नहीं। एफिशिएंट को बोल दो ना एक दानी, अगले दिन पूछेगा हुई तो नहीं, कल पिया तो था। झूठ बोल इसका मतलब फिर दूसरी ट्रिक अपनानी पड़ेगी उसके लिए। दे कैन लूज द साइट ऑफ बिग पिक्चर। मतलब छोटी जिद हो गई, हम कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं होगा, मतलब तो हो ऐसे ही होगा भाई। बोला कि यार यहां गली में क्यों खूंटा गाड़ रहा है यार, क्यों, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? नहीं मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है, पर तू अगर यहां खूंटा गाड़ देगा तो क्या करेगा तू गाड़ के? अपनी भैंस बांधूंगा। यार भैंस बांधेगा तो यहीं गोबर करेगी, पेशाब करेगी। हाँ तो यार कीचड़ फैलेगा, तो आसपास से जाएंगे लोग, उनको लगेंगे गंदे हो जाएंगे, तुम भी तो गंदे हो जाओगे। हाँ यार बात तो सही कह रहा यार, बात तो तूने जितनी कही सारी सही है, पर खूंटा यहीं कटेगा। ऐसे लोग होते हैं ये, आपकी सारी बात मान लेंगे, कहते बात तेरी सारी सही है, पर जो डिसाइड हो चुका है वो हो चुका है। वी कांट चेंज दैट। मैं कह रहा था ऐसा लग सकता है कि इनको दूसरों की इमोशन से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली इनको अपने टारगेट से मतलब है, इनको अपनी ही टारगेट अचीव करने से मतलब है, इनको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। फिर दुनिया इनको बुरा कहे, अच्छा कहे, नॉन इमोशनल कहे, जिद्दी कहे, पागल कहे, जो मर्जी कहे, बट डिसीजन हो गया तो हो गया। तो अब माँ बाप को और टीचर्स को इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि वो डिसीजन लेने में इनकी मदद कर दें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें
कि वो डिसीजन ले सके। प्रॉब्लम क्या है, इनको सीधा बोलोगे ना बेटा तने 80% नंबर लेने हैं, तो अगला कदे नहीं लेवा। डिसीजन इसने ले लिया ना कि मैं लेके दिखाऊंगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बच्चों पे कई बार ऐसी चीज काम कर जाती है, घड़ी चाहिए, अब की बार 80% लेके दिखा दे, 80 ले आएगा, फिर 85 नहीं ला सकता। यार थोड़ा और कर लेता, 85 हो जाते, आपने तो 80 कही थी। इतने ही आएंगे बस जितना डिसीजन था, समझे आप। ऐसे करके वो चीज उसके साथ कनेक्ट होके वो हेल्प कर सकती है। लिसनर को अगर ये लालच देंगे तो वो नहीं काम करता कभी भी, ये एफिशिएंट पे ही काम करता है। लिसनर को तो एक बार कह दिया हाँ ले लूंगा, एक दिन तो हाँ भर लेगा, अगले दिन पता ही नहीं कि क्या क्या हाँ कही थी, किस बात के लिए हाँ कही थी। लिसनर का तो ऐसा हाल हो रहा है, फेवरेट चीज है, फेवरेट खिलौना है, फेवरेट किताब, पहली रात तो चिपका के सोएगा और मेरा खिलौना मेरा खिलौना, अगले दिन बेड पे साइड में पड़ा है और तीसरे दिन कचरे में पड़ा है। पता ही नहीं कहाँ पड़ा है उसको। तो यहाँ तक मतलब वो तो इतना जल्दी भूल जाता है अपनी कही हुई बात, अपनी फेवरेट चीजों को, अपने उन चीजों को, बट एफिशिएंट नहीं भूलता। ये आखिर तक नहीं भूलता जब तक वो अचीव ना कर ले जो एक बार डिसाइड कर लिया फाइनली गोल। बहुत इंडिपेंडेंट, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, माने एक बार डिसीजन के बाद फ्लेक्सिबिलिटी के चांस नहीं है, पहले हैं, डिसीजन लेने से पहले सारी बातें हैं, सब कुछ है। बहुत हार्डेस्ट मतलब बहुत मेहनती, मतलब पागल होकर काम करते रहेंगे। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एफिशिएंट पर्सनालिटी की जो ब्रेन होता है वो थोड़ा हाई कैपेसिटी का होता है। इस वजह से एफिशिएंट पर्सनालिटी मल्टीपल टास्क करना चाहता है कि नौकरी भी कर ली, प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर ली, ट्यूशन भी पढ़ा लिए, दूसरे काम भी कर लिए, या और मतलब एक्टिविटीज, पब्लिक की एक्टिविटीज, मतलब सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते रहे, क्योंकि अगले को अपनी चलानी होती है। मैक्सिमम जगह चलाएगा तो मैक्सिमम अच्छा लगेगा, इसको मैक्सिमम आनंद आएगा।